मॉर्निंग स्टूडेंट। जो आज के डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है प्लगिंग बैक ऑफ शेयर्स, जो कि हमारा बिजनेस फाइनेंस सोर्स वाला कंटिन्यूटी में है टॉपिक। उसी का एक पार्ट है सोर्स ऑफ फाइनेंस, दैट इज द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं? अपने ही प्रॉफिट्स को, जितने प्रॉफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने अर्न करे हैं उन प्रॉफिट्स को पीछे ही खींच के अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख लेना एज अ जनरल रिजर्व क्रिएट करके। अब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्यों करती है? ताकि इन फ्यूचर में किसी भी तरह का अगर उसे अनसर्टेनेबिलिटी फेस करनी है, किसी भी तरह की एक्सपेंशन करनी है, बिजनेस की ग्रोथ करनी है, ताकि वो उस ग्रोथ को, उस एक्सपेंशन को उन रिजर्व्ड अमाउंट से, एक्स्ट्रा कैपिटल ना इन्वेस्ट करके उस रिजर्व्ड अमाउंट से प्रॉफिट का जो पार्ट है उसको रख के उससे अपने जो वर्क है वो सारे कंप्लीट कर सके। तो बेसिकली प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट को हम रिटेन्ड प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट्स, रिटेन प्रॉफिट की जो हमने अपने ही प्रॉफिट्स में से, मान लो हमें कितने 2 lakhs के प्रॉफिट हुए हैं, 2 lakhs में से हम सारी 1 lakh की अमाउंट एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बिटवीन द शेयर होल्डर्स, और जो 1 lakh अमाउंट है उसको एज अ जनरल रिजर्व्स की फॉर्म में हम रिटेन करके अपने पास रख लेते हैं। उसको कहेंगे कि जो 1 लाख रुपीज हमने रखे हैं एज अ जनरल रिजर्व, दीज आर आवर रिटेन प्रॉफिट और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जो ये हमारे प्रॉफिट्स हम रखते हैं, जितना भी हमें नेट प्रॉफिट, एमपी स्टैंड फॉर नेट प्रॉफिट, के जितने भी हमें नेट प्रॉफिट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुए हैं, उन नेट प्रॉफिट का जो पार्ट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया उस पार्ट को तो हम शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कहेंगे। लेकिन जो पार्ट हमने नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रख लिया, जो पार्ट हमने अपने पास सेव करके रख लिया है, उस पार्ट्स को हम किस नाम से जानेंगे? रिटेन्ड प्रॉफिट। ये हमारे होंगे रिटेन्ड प्रॉफिट्स। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम देखें जो रिटेन्ड प्रॉफिट होंगे हम क्यों रखते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि इन फ्यूचर अगर कोई हमारे पास कोई भी रिक्वायरमेंट आ जाती है, उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए हम रिटेन्ड प्रॉफिट रखते हैं। अब वो रिक्वायरमेंट हमारे पास किस तरह की होगी? मान लो कोई अनसर्टेनेबिलिटी आ गई, या फिर किसी भी तरह की हमने कोई नई मशीनरी लेके आनी है, हमने एक्सपेंशन करनी है, हमने ग्रोथ करनी है ऑर्गेनाइजेशन की, तो किसी भी तरह की जो वर्क हमने परफॉर्म करने हैं उन वर्क्स के लिए हम जो प्रॉफिट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बचाकर रख लेते हैं, उन प्रॉफिट्स को हम क्या कहते हैं? कि वो हमारे रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है कि अब जो हम प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स की करके रख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या लॉसेस हमें उसके फेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस रहेंगी हमारे पास प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स की। फर्स्ट आता है चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि जो हमारा प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस अरेंज करने का सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस सोर्स से फंड ऑब्टेन करने के लिए किसी भी तरह की फंड ऑब्टेनिंग के लिए किसी भी तरह का आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती। किसी भी तरह के फंड ऑब्टेन करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है कि ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर से किसी भी सोर्स से फाइनेंस लेते हैं तो उसके लिए तो हमने इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देनी पड़ेगी, या फिर एसेट सिक्योर रखनी पड़ेगी। लेकिन जबकि जो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है ये हमने कहाँ से लेना है? अपनी ही कैपिटल प्रॉफिट्स के जो नेट प्रॉफिट होंगे उन प्रॉफिट से ही निकाल के अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में इसको रखना है। तो कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे नहीं करनी पड़ती,
जब हम फंड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और द रिटेन्ड प्रॉफिट। अब अपने जर्नल रिजर्व क्रिएट करके अपना ही फंड अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा लेते हैं। ठीक है, देन सेकंड आता है हमारे पास सेफ्टी फ्रॉम ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब यहाँ पे है कि कभी हमारे अप्स आते हैं, कभी डाउन्स आते हैं। मतलब कि बिजनेस कभी कभी बहुत अच्छी सिचुएशंस में चल रहा होता है, कभी कभी बिजनेस बहुत लोअर सिचुएशंस में चल रहा होता है। तो जिन सिचुएशंस में बिजनेस हमारा चल रहा है उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए मान लो एकदम से बहुत ज़्यादा मंदी आ गई, जो ट्रेड साइकिल आप पढ़ते हो, बूम आ गया, रिसेशन आ गया, ठीक है। तो एकदम से अगर हमारे पास रिसेशन की कंडीशन आ जाती है तो हम बाहर से फंड ऑब्टेन करने की बजाय क्या करेंगे, जो हमने अपने जर्नल रिजर्व क्रिएट करके रखे हैं, प्लगिंग बैक प्रॉफिट करके रखे हैं, उन प्रॉफिट्स को हम क्या कर लेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है इजी एक्सपेंशन। यस, इफ वी हैव फंड we easily expand our business. Expand our business. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने ही फंड बहुत अच्छे अवेलेबल हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम अपने बिजनेस की ग्रोथ टाइम टू टाइम करते रहे। ठीक है, लेकिन अगर हमें बाहर से फंड लेने पड़ते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं कि अभी हमारे पास बहुत पहले ही बहुत ज़्यादा हम क्रेडिट ले चुके हैं या फिर लोन्स ले चुके हैं, तो हम थोड़े टाइम के लिए अपनी एक्सपेंशन को रोक देते हैं कि बाद में कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास हमारे जनरल रिजर्व में फंड पड़ा होगा, हमने रिटेन प्रॉफिट करके रखे होंगे, तो हम इजिली एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ शेयर। शेयर्स की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी कि जब भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर अमाउंट में फंड अवेलेबल होंगे, प्रॉपर अमाउंट में फंड अवेलेबल होंगे, तो मार्केट में उनकी शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, शेयर इंक्रीज होगा। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने ही फंड नहीं है, मतलब उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वहां पे उनकी मार्केट शेयर वैल्यू भी क्या होगी, डाउन होगी, बहुत ही डिक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल को बढ़ाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिटेन प्रॉफिट हो रहे हैं, हमें उन्हीं प्रॉफिट्स को हम अपनी कैपिटल के फॉर्म में उसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा इंक्रीज इन कैपिटलाइजेशन, कि कैपिटल बढ़ाने में भी हमारे जो रिटेन प्रॉफिट है हमारी हेल्प करते हैं। ओके, these all are the advantages regarding the plugging back of profit or the retained profit. Then second topic is what are the disadvantages, कि कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं जो हमें फेस करनी पड़ेंगी जब हम अपने ही नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट रिटेन करके रखेंगे, जनरल रिजर्व्स बनाकर रखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आती है डेंजर ऑफ मोनोपोली। अब सबसे पहले मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली क्या होती है कि जो जिस पर्सन का प्रोडक्ट मार्केट के अंदर चल रहा है वही मार्केट के अंदर किंग बन जाता है, मतलब चारों तरफ उसी पर्सन का अस्तित्व आ जाता है। मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा मार्केट में फेमस हो जाता है, ठीक है, तो फेमस होएगा, लोग डिमांड करेंगे तो मैं क्या सोचूंगी कि क्यों ना इस प्रोडक्ट का प्राइस मैं क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं। तो जब वो प्रोडक्ट में प्राइस इंक्रीज करूंगी तो उससे मार्केट में क्या होगा, मोनोपोली की सिचुएशन मेरी क्रिएट होगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो बाहर से किसी के फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तो अपने ही प्रॉफिट रिटेन कर रही हूँ और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा रही हूँ, और मार्केट में जैसे ही मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो मैं तो प्राइस ऑब्वियस बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मोनोपोली का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है इन रिटेन प्रॉफिट और द प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जब हम अपने बिजनेस में से ही जितने प्रॉफिट हो रहे हैं उनका कुछ पार्ट निकाल रहे हैं, एज अ जनरल रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं और अपने अकाउंट्स में, जनरल रिजर्व के अकाउंट में उसको रखे जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, एक टाइम हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट थोड़ा
ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ जाएगी। हम उस जनरल रिजर्व को अपने कैपिटल में बार बार इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो वहाँ पे ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू शेयर होल्डर। यस, सबसे बड़ा लॉस होगा प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का शेयर होल्डर्स को। मान लो अगर 2 लाख प्रॉफिट हो रहे थे हमें, ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलना था 2 लाख में से डिस्ट्रीब्यूट होके, लेकिन अगर इसमें से 1 लाख रुपीज तो रख लिए जाए एज अ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, तो बचे कितने, सिर्फ 1 लाख। तो शेयर होल्डर्स को सिर्फ 1 लाख रुपीज में से डिस्ट्रीब्यूट होगा उनका डिविडेंड की अमाउंट। तो उनको जहां डबल डिविडेंड मिलना था वहां क्या मिलेगा, हाफ डिविडेंड की अमाउंट रिसीव्ड होती है। तो सबसे बड़ा लॉस होता है हमारे शेयर होल्डर्स को, किस चीज का, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का। ओके, बाय, टेक केयर ऑफ